कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने किस प्रकार से मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, कोरोना संग जीना है यानी कोविड-19 के खतरे के बीच कैसी होगी हमारी स्कूली शिक्षा, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इस पैंडेमिक के बाद में, इस पैंडेमिक के चलते, इस कोरोना की महामारी के चलते किस प्रकार से बच्चे अपनी स्कूली और प्राइमरी यानी प्राथमिकता वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती। कोरोना के कारण पहली तालाबंदी की घोषणा की गई थी। इस बीच कोरोना एक वैश्विक महामारी के तौर पर सबके सामने आया था। साथ ही इसके आर्थिक और सामाजिक पहलू भी खुलकर सामने आने लगे। तालाबंदी के दौरान असमानता की छुपी हुई दरारें एकदम उभरकर जैसे और गहरी सी हो गई। स्वास्थ्य के अलावा भूख, रोजगार, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, डॉक्टरों को उपलब्ध सुरक्षा किट एवं उनकी सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लगातार मीडिया में अपनी जगह बना रहे थे। इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा सवाल जो गायब था वो था शिक्षा और शिक्षा के अधिकार का सवाल। कोरोना और कोरोना के पश्चात बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसा दिखेगा, ये एक सोचने वाला विषय है। मानव संसाधन मंत्रालय की 2016 और 17 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विद्यालय जाने वाले बच्चों में लगभग 11.3 करोड़ बच्चे हैं। अगर मैं प्रतिशत के बारे में बात करूं तो 65% बच्चे आज भी जिन विद्यालयों में अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। कुछ विरले अपवादों को छोड़कर अगर हम छोड़ दें और बात करें तो आज भी इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जो संख्या है ऐसे परिवारों से आती है जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कहीं पीछे छूट गए हैं। कोरोना इन परिवारों पर क्या प्रभाव डालेगा और इससे इन बच्चों की शिक्षा की जो दिशा है उसको तय करेगा, इस पर हम लोग आज चर्चा। जन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अधिकतर दैनिक मजदूरी, खेती या फिर लघु स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोरोना के कारण उनके रोजगार और आय पर प्रभाव पड़ेगा, ये सभी भली भांति जानते हैं। बहुत बड़ा वर्ग जो शहर से वापस अपने गांव लौटेगा तो बच्चों के ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तालाबंदी खुलने पर परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव के कारण और पड़ने के कारण बच्चों को आय के स्रोत के रूप में देखे जाने को उनकी शिक्षा के ऊपर प्राथमिकताएं मिलेंगी और ड्रॉप आउट की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा होगा। 2018 में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में स्मार्टफोन धारकों की संख्या सिर्फ 24% है और इसमें भी महिलाएं और पुरुष के बीच में लगभग 19% का अंतर है। पुरुष जहां 34% इस्तेमाल करते हैं फ़ोन, वहीं महिलाएं 15% हैं। तो डिजिटल शिक्षा का पर पूर्णतया इस हालात पर निर्भर नहीं किया जा सकता और नहीं रहा जा सकता। शिक्षा सत्याग्रह की मुहिम के तहत जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं और लोगों के साथ किए गए संवाद में कुछ जरूरी सुझाव हमारे सामने आए हैं जिनको हम एक एक करके आप लोगों के बीच साझा करेंगे। पहला सुझाव है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आपातकालीन शिक्षक समिति का निर्माण जिसमें शिक्षिकाएं, शिक्षण अधिकारी, शिक्षाविदी और सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो और जो कोरोना के प्रभाव का आकलन करे और इसके तहत रणनीति भी तैयार करे। बच्चों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन चलाई जाए जो उनके और उनके परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन करे। इसके अलावा इसमें प्रशिक्षित शिक्षिकाओं, सामाजिक संस्थान, विशेष शिक्षिकाओं और काउंसलरों को भी साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे हालात में जब देश का एक बड़ा वर्ग डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा तो इसे एकमात्र उपाय न समझा जाए। अगर डिजिटल माध्यम एकमात्र माध्यम बनकर रह गया तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग भारत देश का जिसका प्रयोग नहीं कर रहा है वो इससे वंचित रह जाएगा। इसकी उपलब्धता और प्रशिक्षण को लेकर बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाए जिसमें इसकी ढांचागत व्यवस्था को स्थापित किया जाए और इसे अधिकारों की श्रेणी में भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से लाभार्थी परिवार तक राशन, लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन, आवश्यक पोषण की दवाइयाँ घरों तक उपलब्ध कराई जाए। अगर बच्चे स्कूल या विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे तो विद्यालय बच्चों के घर तक पहुंचे। इसमें शिक्षा को विकेंद्रित रूप से देखना अति आवश्यक होगा। गली, मोहल्ले, पंचायत, ग्राम के स्तर पर मिड डे मील, राशन की ही भांति पाठ्य सामग्री नियमित अंतराल पर बच्चों तक पहुंचाई जाए। इसमें देह की दूरी के नियमों का पालन करते हुए छोटे छोटे स्तर पर विकेंद्रित ढंग से चलाए जाए। इसमें सामाजिक संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा सकता है। अगर यह तालाबंदी लंबी चलती है या बच्चों के विद्यालय के लंबे समय तक बंद रहते हैं, जो बहुत मुमकिन है
और अभी माना भी जा सकता है ऐसा, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तर्ज पर विकेंद्रित ढंग से बच्चों की पाठ्य सामग्री और परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका साल बिल्कुल भी बर्बाद न हो। ऐसे समय में नई तालीम की तर्ज पर उनके पाठ्यक्रम को और उपयोगी काम से जोड़कर देखा जाए और उसके आधार पर पाठ्य सामग्री को तैयार किया जाए। इस वर्ष आकलन में थोड़ा सा लचीलापन भी दिखाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षक शिक्षिकाओं की व्यवस्था हो तथा साथ ही साथ आवश्यक पठन सामग्री की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन अवश्य किया जाए और उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकर आवश्यक कागजों और समय सीमा में लचीलापन रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग राज्यों के बोर्ड भी आपस में सहयोग करें जिससे कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं उनके परिवार को सहूलियत मिले। कोरोना के समय में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ढांचागत सुविधाओं को लेकर कमजोरियां और मुखर में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ढांचागत सुविधाओं को लेकर कमजोरियां और मुखर होकर खुलकर सामने आ रही है। ये एक ऐसा मौका है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकतर और अधिकार के सवाल को वापस पटल पर लाने का, और जब इसका प्रारूप निर्धारित किया जाए तो गांधी की तस्लीम याद रखें। अपने जहन में हमारे समाज के सबसे कमज़ोर और शोषित मनुष्य का चेहरा याद रखें, तभी एक सार्थक प्रयास होगा और भारत अपने संविधान और अपने अस्तित्व के साथ न्याय कर पाएगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें।